और कोड के साथ देखा था। अगर किसी का लास्ट कुछ लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, वरना मैं जो है ना आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लीनियर रिग्रेशन, जो कि हम फर्स्ट मॉडल पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स जो हैं उनमें से। फर्स्ट जो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई इस वर्ड से मुझे बता सकता है कि लीनियर रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है? रिग्रेशन कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके बताएं। हमने रेगुलेशन पढ़ा था, एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पे रेगुलेशन का क्या मतलब होगा? एनीवन? सर ये रिलेशन ही फाइंड करना होगा टू वेरिएबल्स के दरमियान। जैसे हमने एक हमारी इनपुट देते हैं और उसे हमने कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है, तो वो लीनियर रिग्रेशन। जी जी। हाँ जी, यही मतलब होता है कि हमारे पास कोई इनपुट डाटा होता है, कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं जिनकी बेस पे हमने प्रेडिक्शन करनी होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, लीनियर रिग्रेशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लीनियर मतलब कि कोई लीनियर लाइन, हम कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ड्रा करेंगे, कोई रिलेशनशिप बताएंगे हम, और किन के दरमियान, कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि वाई एक्सिस, ठीक है, और इंडिपेंडेंट हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो इनके पास दरमियान जो हमारे रिलेशनशिप होता है उसको बेस्ट फिट हमने एक लाइन ड्रा करनी होती है, लीनियर लाइन, कि हमारे पास जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो बेस्ट फिट हो रहे हों उस लाइन पर। लीनियर रिग्रेशन की यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दूंगा कि फर्ज करें कि आपके पास, आपने हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। अगर घर का साइज जो है वो 800 फीट है, स्क्वायर फीट है, तो और प्राइस जो है वो 40 लाख है। ऐसे ही घर का साइज 1200 स्क्वायर फीट होता है तो उसकी प्राइस 60 लाख हो जाती है। देन हम फिर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर 1300 स्क्वायर फीट का साइज का हाउस हो तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो वहां पे जो है ना हम यही लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, एक स्टूडेंट है जो कि 2 घंटे पढ़ता है और उसके 2 घंटे के पढ़ने पर उसे 40 मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स उसके आते हैं। अगर एक स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ता है तो उसके 55 मार्क्स आ जाते हैं। इसी तरह कोई 8 घंटे पढ़ता है तो उसके 85 मार्क्स आते हैं। फिर हम एक प्रिडिक्शन, एक अननोन वैल्यू देते हैं, ठीक है, अपने मॉडल को, कि अगर एक स्टूडेंट 5 घंटे पढ़े तो बताओ कि हम उसके मार्क्स कितने आएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल थी इसको, एल्गोरिदम्स को समझने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन की कुछ टाइप्स। उसमें फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें सिंपल एक ही जो है ना लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रा की जाएगी, जो कि वह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब एक इनपुट होगी और एक आउटपुट हमारे पास आए। वो होती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि स्टडी, और अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, मतलब एक इनपुट आ रही है तो उसके बेस पे एक आउटपुट हमारे पास आ रहा है। वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन। देन हमारे पास जो है ना मल्टी लीनियर रिग्रेशन, उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। उसमें मतलब कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स की बेस पे हमारे पास एक आउटपुट आएगी,
तो वो होगी मल्टी लीनियर रेग्रेशन। फर्ज करें कि हम हाउस प्रिडिक्शन का जो है ना मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, मल्टीपल इनपुट्स कौन से आ सकते हैं, जैसे हाउस का साइज हो गया, नंबर ऑफ रूम्स हो गए, उसकी लोकेशन क्या होगी, और हाउस की प्राइस। ठीक है, ये काफी सारे इनपुट्स मिलके हमें एक आउटपुट जनरेट करके देंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे, और वो होगी हाउस की प्राइस। ठीक है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जिनकी बेस पे प्रिडिक्शन हो रही होगी, वो आता है मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में। देन एक थर्ड वन होती है पोलिनोमियल रेग्रेशन। ये भी लीनियर रिग्रेशन की एक टाइप है, जिसमें रिलेशनशिप जो है ना वो कर्व्ड होता है, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती पोलिनोमियल में। मतलब कि अगर ये लाइन रिग्रेशन होते हैं, लेकिन इसमें एक्स की पावर आ जाता है, पोलिनोमियल से जाहिर भी हो रहा होगा। ठीक है, ये कर्व शेप होती है। फोर्थ वन है, इसकी एक एग्जांपल भी दे दूं अगर पोलिनोमियल की। फर्ज करें कि कार स्पीड और फ्यूल कंजप्शन। अगर हमारे कार की स्पीड लो है, तो इसका मतलब है कि लेस फ्यूल कंज्यूम होगा। जैसे ही उसकी स्पीड मीडियम होगी, ठीक है, वैसे ही उसकी कर्व चेंज होगी, और फ्यूल की जो है ना कंजप्शन भी वैसे इंप्रूव होगी। और जैसे ही कार की स्पीड हाई होगी, तो फ्यूल भी कंजप्शन हाई होगी, तो एक कर्व शेप बन रही होती है। वो पोलिनोमियल रेग्रेशन होता है। फोर्थ वन है रिजिड रेग्रेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना लार्ज वैल्यूज, मतलब कोएफिशिएंट और ओवर फिटिंग वगैरह जो मॉडल की हो रही होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल कि हम सैलरीज को जो है ना वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और उसके काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे एज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन और पर्सन की स्किल। तो जो रेटेड रिग्रेशन का मॉडल होगा, वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि कोई पैरामीटर जो है ना, मतलब एक फीचर पे ज्यादा डिपेंड तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसमें रेगुलराइजेशन के मतलब मेथड से हम ओवर फिटिंग को कम कर रहे होंगे, उससे प्रिवेंट करा रहे होंगे अपने मॉडल को। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, तो मतलब हमने स्टडी तो करनी है, लेकिन डिसिप्लिन से। स्टडी हार्ड तो करें, लेकिन हम एक ही सब्जेक्ट पे इतनी ज्यादा स्टडी ना करें कि बाकी सब्जेक्ट्स हमारे रह जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस रेग्रेशन, सॉरी लेसो रेग्रेशन। ये भी एक टाइप है लीनियर रेग्रेशन की, जिसमें हमारे पास ये देखें L1 पेनल्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर, ये भी इसी तरह रिजिड रेग्रेशन की सिमिलर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम रिजिड रेग्रेशन में फीचर्स को रिमूव नहीं करते जो अननेसेसरी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम L1 पेनल्टी लगा के फीचर जो यूजलेस फीचर्स होते हैं हमारे मॉडल में, जिनके होने से मतलब हमारे मॉडल की एक्यूरेसी पे इफेक्ट हो रहा होता है, लेकिन वो यूजलेस होते हैं, वो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो इसमें लेस रेग्रेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के कंपनी जो है ना प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना चाहती है, उसकी मार्केटिंग हो गई, ये उसका एक कोर कंपोनेंट हो गया, एक फीचर हो गया। दूसरा, कंपनी कहाँ पे है उसकी लोकेशन हो गई, ये भी एक फीचर हो गया। एक वेदर कंडीशंस, ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वेदर कंडीशंस क्या हो सकते हैं, कितना अफेक्ट करती हैं, ये भी एक फीचर हो गया। एक फोर्थ फीचर है ऑफिस का कलर। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से, इन चार फीचर में से, कौन सा यूजलेस जो है ना फीचर है, जिसको रिमूव करने से ओवरऑल प्रिडिक्शन इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कोई बता सकता है?
एनीवन? सर के रिपीट कर सकते हैं आपने क्या? जी, मैंने एक इसकी एग्जांपल दी है लेस रिग्रेशन की, कि एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना चाहती है। उसका एक मॉडल है जो कि प्रॉफिट प्रिडिक्ट करके बताना चाहता है। और उसके फीचर्स क्या हैं कि एक तो मार्केटिंग हो गया, एक एरिया। दूसरा उसकी लोकेशन हो गई। थर्ड, वेदर कंडीशन। और फोर्थ वन है कि ऑफिस का कलर। ये चार उसके फीचर्स हैं और उसका मॉडल है प्रॉफिट प्रिडिक्शन का। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कंपनी चाहती है वेदर कि वाला सर? उसके मॉडल की जो है ना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, लेकिन इसमें से एक ऐसा फीचर है जो कि यूजलेस है। वेदर आप प्रिडिक्शन लोग। वाला सर, सर? वेदर। फोर्थ वन कलर वाला। फोर्थ वन आपने क्या दिया? कलर। फोर्थ वन मैंने बताया ऑफिस का कलर। ऑफ इसका कलर सर, दैट इज राइट आंसर सर, because it will not affect our profit margin as compared to other. जी 100%। कि ऑफिस का जो कलर है ये यूजलेस है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके ऑफिस के कलर अगर मतलब अच्छा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, उसका प्रॉफिट आएगा, ये अफेक्ट नहीं कर। ठीक है, तो इसको हमने रिमूव करना है यूजलेस फीचर्स को। तो उसके लिए हम लेस रेगुलेशन का मेथड यूज करते हैं। जैसे बताया कि लीनियर रेगुलेशन, जो सिंपल लीनियर रेगुलेशन होते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स। ठीक है, और जो डाटा पॉइंट्स होते हैं उन पे हमने एक उनके दरमियान रिलेशनशिप शो कराने के लिए हमने एक लीनियर लाइन ड्रा करनी होती है, स्ट्रेट लाइन, जो कि उसको बेस्ट फिट आ रही हो। ठीक है, कुछ हम इसकी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है एरर का, रेजिडुअल जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें से जब हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालते हैं, जैसे इधर एक्चुअल मार्क्स फर्स्ट करें 70 थे और प्रिडिक्टेड मार्क्स हमारे पास आए 65, तो 5 मार्क्स का हमारे पास एरर आ गया, हमारे मॉडल में एरर आ गया, जिसे रेजिडुअल या एरर कहते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। किसी को इसका आइडिया है जिसने स्टैटिस्ट पढ़ी हो स्टैटिस्टिक? एनीवन? ये मेथड, इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टोटल एरर आया है ऑल डाटा पॉइंट्स पे, उसको हमने मिनिमाइज से मिनिमाइज करना होता है। इसलिए हम इसके जो है ना ये मेथड यूज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पे कोई अपनी इनपुट देना चाहता हो तो वो बता सकता है। अच्छा, कोई ये बता सकता है ये एस एस ई क्या होता है? ये एस सबमिशन एस होगा ना? ई, किसी को आइडिया? हेलो। जी जी। जी। ये सर, ये सम स्क्वायर्ड एरर होता है सर, जी। सम तो स्क्वायर्ड एरर। इससे क्या इफेक्ट हो रहा होता है, ये जो हम एरर को हैंडल कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, एक मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या रोल है, ये क्या चीज है, ये क्यों करते हैं? अच्छा, ये सर मतलब है। जी जी। हम ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो फिट हो, और जी एरर की एक्यूरेसी है वो कम हो, एरर कम से कम हो और फिट बेहतर से बेहतर हो। जो जी ग्राफ में आपने पीछे एक चार्ट दिखाया था, जो कि लाइन डाटे के पास आ रही थी, जैसे ये या पीछे वाली एक लाइन थी, जो लाइन नीचे ड्रॉ हुई थी लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी, तो वो क्या थी? बेस्ट फिट लाइन है। तो एरर ये वाली जैसे कि
एक लाइन हमने ड्रॉ की है लेकिन वो फिट लाइन नहीं है, तो हम ये एरर भी जी डिटेक्ट करते हैं और एरर को कम करते हैं कि वो लाइन जो ड्रॉ हो वो हमारे ऐसे ड्रॉ हो कि डाटे के हर ईच पॉइंट को पॉसिबल वे में टच कर सके या उसके करीब करीब पहुंच जाए। तो वो फिर एरर कम हो जाएगा, तो वो जो लाइन कहलाएगी वो हमारी बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी। और ये जो एस एस सी है, जैसे उन्होंने सर ने अभी ऐड किया वर्ड कि हम सम ऑफ स्केयर एरर डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक स्टैटिकल वो है, फार्मूला ही है जिसमें वाई हमारा क्या है, टारगेट कॉलम है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और वाई हमारा डिपेंडेंट है। और इसमें जो बीटा वन प्लस बीटा नॉट, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हैं जो हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, और सिग्मा का फंक्शन है जो हम सब का सम ले रहे हैं, बाद में उसका स्केयर आ रहा है। तो ये जी स्टैटिकल है, बिल्कुल। लेकिन इसमें आई थिंक मेरे ख्याल में हमें इसको डीप डाउन नहीं इतना जाना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं ये जी बेहतरीन आपने तरीके। जैसे, हाँ, जी जी। जी जैसे आपने एक्सप्लेनेशन दी कि हमने बेस्ट फिट करना होता है। फर्ज करें कि हमारे पास हम एक एरो फेंकते हैं, ठीक है, तीर हमने फेंकना है और हमारे पास एक टारगेट का निशान हो, ठीक है। अगर तो वो टारगेट पे जाता है तो ये समेशन एरर, इसका मतलब यही होता है कि उसको हमने ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज करना है कि वो जो है ना टारगेट पे फिट हो, ठीक है। और जो सर्कल उसका बानर है उस जगह पे टारगेट पॉइंट्स जो है, डाटा पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट हो। आई होप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी ये सिर्फ एक फार्मूला ही है जो कि हम ये एरर का हमने पढ़ा तो उसको डील करने के लिए, ताकि ये बाकी मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। तो नॉइज। पार्टिसिपेंट्स में अगर किसी को कुछ डाउट लगता होगा ना कि मे बी ट्रेनर बिल्कुल करेक्ट नहीं बोल रहे, तो आप अपनी इनपुट लाजमी ऐड करें। और साथ में रीजनिंग ना भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप जब इनपुट देंगे और हम अपनी इनपुट आप हमारी इनपुट सुनेंगे, तो कोई ना कोई उसका सॉलिड पॉइंट बन जाएगा एक, जिससे आपका भी फायदा होगा और जो ट्रेनर प्रेजेंट कर रहे हैं उनका भी फायदा होगा। तो अब सर ने जैसे एसएससी का छोटा सा पॉइंट ही पूछा था, तो एक पार्टिसिपेंट में से बोला था, अब मुझे भी खुद आइडिया नहीं है कि इस एसएसई का क्या मतलब होगा, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट ऐड किया उससे मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि हाँ इसका ये मतलब होगा। और बाकी जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं अल्फ़ा वन और अल्फ़ा नॉट, ये क्या हो रहे होंगे, तो एक अजम्पशन सी लग गई थी मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही आप तुक्के भी मारेंगे ना तो आपका ही फायदा होगा। जी इसी तरह एक और हमारे पास फार्मूला है नॉर्मल इक्वेशन का। ये एक जस्ट फार्मूला ही है, मैथमेटिकल फार्मूला, जिसे क्या करते हैं हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे होते हैं बेस्ट वैल्यूज, हमारे पैरामीटर्स जो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। इसे हम जो है ना ट्राई करते हैं कि कोफिशिएंट जो है ना विदाउट रियल और एरर, इस चीज को हम देख सकें। और ये स्मार्ट डाटा सेट पे बेस्ट परफॉर्म करता है ये फार्मूला। फर्ज करें कि आप गैस कर रहे हैं आंसर्स को रिपीटेडली, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या करेगा, आपको फाइनल करेक्ट आंसर ही डायरेक्ट बता देगा, ठीक है। ये एक तरह से ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि मतलब हमने बात ही इस वजह से की कि ये शॉर्टकट फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हमने बताया था कि हम एक आउटपुट ले रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे क्या काफी सारे इनपुट्स होते हैं, जो कि उसकी मतलब एक से ज्यादा इनपुट्स होते हैं जिनकी बेस पे वो आउटपुट प्रिडिक्ट हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की, ठीक है। यहाँ पे इनपुट्स क्या है कि साइज हो गया, रूम हो गए, लोकेशन हो गई, उनकी बेस पे काफी सारे ये मैनी फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्राइस को। तो ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन का। अब लीनियर रिग्रेशन थोड़ी सी मैथ पढ़ लेते हैं इसमें। ये एम एक्स प्लस बी, ये वाई इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है इसकी लीनियर रिग्रेशन की, जिसमें y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एम जो होता है वो स्लोप को जाहिर कर रहा होता है, और बी जो है वो इंटरसेप्ट को। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स जो है ना ये लीनियर लाइन को ड्रा करने। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं हमारे एम और बी की वैल्यू पे, ऐसे स्लोप की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सर यहाँ पर जो एक्स है वो स्टडी आवर्स है, और एम जो है वो 5 है, और 30 जो है वो बी है। जी, तो जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। एक छोटी सी इक्वेशन ही थी जो कि आपको जरूरी थी कि आप लोगों को बता दें। आगे कुछ मेथड मॉडल्स हैं एवेलुएट करने के लिए, कुछ कॉमन मैट्रिसेस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं कि कुछ मैट्रिसेस मतलब कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। उसमें से पहला जो है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होते हैं प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज में, उसका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, फर्स्ट करें कि जो ओरिजिनल यूनिट्स हैं प्रेडिक्शन और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है उनका एवरेज डिस्टेंस कितना है। ये तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास सिंपल छोटा सा डाटा सेट हो और आप चाहते हैं कि ज्यादा जो है ना ये सेंसिटिव ना हो, क्योंकि ये जो है ना लेस सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए। ये कुछ मतलब फार्मूलाज नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए, और ये कुछ मतलब मैट्रिसेस मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने कहा बता दूं। कल को आपने जब ये इम्प्रूव करना है मॉडल तो इस चीजों पे आप एवेलुएट भी करेंगे, तो इनमें इन फार्मूलाज में उनको आप पुट करेंगे उन वैल्यूज को। इसी तरह है मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये क्या होता है कि हम स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे कोई बता सकता है कि y और y नॉट, ये एक ऊपर नॉट का ये सिंबल है, इसको मैनेज करें, इन दो वैल्यूज का क्या मतलब होता है? ये सर y एक एंड y प्रिडिक्शन नॉट। है, एक हमारी प्रिडिक्शन है और एक हमारी एक्चुअल वैल्यू है वाई नॉट की ही, जो हमने प्रिडिक्शन के बाद निकाली है। वाई जी हमारी बिल्कुल। प्रिडिक्टिंग वैल्यू है, माइनस कर जी रहे हैं हम अपनी एक्चुअल वैल्यू में से। जी बिल्कुल, और उसका स्क्वायर और समेशन ये एक फार्मूला है इसका मीन स्क्वायर्ड एरर का। ठीक है, थर्ड वन है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ये क्या करता है कि जो एरर होते हैं ना ओरिजिनल यूनिट्स में उनको रिटर्न करता है। ठीक है, और स्क्वायर लिया जाता है उसके रूट का, मतलब किसके रूट का, ये जो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर था उसका उसका स्क्वायर ले लिया जाता है। यहाँ स्क्वायर रूट जो होता है ना, मतलब ये अंडर रूट भी कहते हैं स्क्वायर रूट की, इस फार्मूले का स्क्वायर रूट ले लिया गया तो ये रूट मीन स्क्वायर्ड एरर बन गया। ठीक है, इसका क्या है कि ये जो फर्ज करें कि लार्ज एरर्स आते हैं आपके पास, उनके लिए ये हाई पेनल्टी देता है। ठीक है, और ये जो है ना आपके पास आउटलायर जो होते हैं उनके लिए एक लेस सेंसिटिव, ये लेस सेंसिटिव था, लेकिन इसमें जो होता है ना ये थोड़ा सा हाई सेंसिटिव हो जाता है आउटलायर्स के लिए। नेक्स्ट वन है आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या होता है कि इसमें यूनिट लेस चीजें होती हैं। इसमें ये कि ये सेंसिटिव नहीं होता यूनिट्स के लिए, और डिफरेंट डाटा टाइप्स जो होते हैं ना, मतलब डाटा सेट्स जो होते हैं उनमें जब आउटलायर्स होते हैं या उनके वेरिएंस निकालते हैं या कोफिशिएंट्स निकालते हैं तो ये वहां पे फर्ज करें कि आप देखना चाहते हैं कि हाउ मच वेरिएंस द मॉडल एक्सप्लेन, तो उसके लिए आप ये आर स्क्वायर यूज करते हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन?
नेक्स्ट है हमारे पास कि लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाते हुए हम कौन सा वर्क फ्लो चूज करेंगे। तो वैसे ही जो हम चूज करते हैं कि हम एक मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडल को देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन से होंगे, वाई, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कौन सा होगा। देन हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे प्रिपेयर करते हैं प्री प्रोसेसिंग के जरिए। फिर हम स्प्लिट करते हैं डाटा को ट्रेनिंग डाटा पर्पज के लिए और टेस्टिंग के लिए। फोर्थ वन है कि हमने उसको फिट करना होता है, जो हमने मॉडल ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यूज करना है उसको फिट भी करना है, ये इक्वेशन है उसकी। देन ट्रेन मॉडल करना है हमने अपने ट्रेनिंग डाटा सेट के बेस पे। सिक्स हमारे पास होता है एवेल्युएट करना होता है परफॉर्मेंस को, जो ऊपर हमने देखे ना मैट्रिसेस या एवेल्युएशन के, और ये मैट्रिसेस यूज करके हम उसकी परफॉर्मेंस जो है ना एवेल्युएट करेंगे। सेवंथ वन है प्रिडिक्शन करना है कि न्यू डाटा पे हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। एंड एट वन है कि हमारे पास रिजल्ट जो शो हो रहे हैं उनको हमने इंटरसेप्ट करना होता है। ओवरऑल हमारा गोल यही होता है कि हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रा करें, मिनिमाइज मतलब डिफरेंस हो, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ रही होती है। जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स होते हैं उनके क्लोजर से क्लोजर सामने लाइन ड्रा करनी होती है, और सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स को मिनिमाइज से मिनिमाइज करना होता है। प्रिडिक्शन के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिट करेंगे, फिर हम न्यू डाटा की इनपुट देंगे, अनसीन पे हम चेक करेंगे कि वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है। फिर हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग में मतलब वो जो इक्वेशन है लीनियर रेग्रेशन की वो फिट करेंगे, फिर उससे प्रिडिक्शन एस्टिमेटेड आउटकम्स देखेंगे और उसकी एक्यूरेसी एवेलुएट करेंगे। कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं लीनियर रेग्रेशन में। पहला चैलेंज आता है मल्टी कोलिनियरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें कि कुछ फीचर्स जो है ना वो काफी ज्यादा आप इसमें रिलेट कर रहे होते हैं, उनमें कोरिलेशन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। फर्ज करें कि एक है हाउस साइज और रूम, ठीक है। अब ये देखें दोनों चीजें लग तो सेम रही हैं, उनमें मतलब काफी ज्यादा जो है ना वो काफी कोरिलेटेड है आपस में। तो वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो मल्टी कोलिनियरिटी का होता है। नेक्स्ट है ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग का ये मतलब है कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग डाटा पे तो सही काम कर रहा है, लेकिन जब उसे अननोन डाटा दिया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो वो उस पर सही परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट है आउटलायर्स, के एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं। फर्ज करें कि एक पूरी क्लास है, उसमें एक बच्चा जो है ना शोर करके पूरी क्लास का माहौल खराब कर, वो एक आउटलायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन चैलेंज आता है नॉन नॉन लीनियरिटी। फर्ज करें मैंने बताया था कि एक कार है, ठीक है, उसकी हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उससे फ्यूल की कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में नॉन लीनियरिटी आ रही है कि कार की जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है वैसे ही फ्यूल की कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये कर्व शेप बन रही है, इसको हम लीनियर लाइन से, स्ट्रेट लाइन से डील नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यही यूज करते हैं कि या तो हम कर्व शेप बना लें, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो दूसरी टाइप की हमने पढ़ी थी उसको यूज कर लें। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास हेट्रोस्टेटिसिटी, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एरर थे उनका जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, और इसको आप सिर्फ सिंपल नाम ही याद कर लें कि एक चैलेंज होता है ये हेट्रोस्टेटिसिटी। इसकी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे। एंड ऑटो कोरिलेशन। सर जवाब, अगर आप इन दो जो है ना चैलेंज पे आप बात करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं।
या कोई और? सॉरी सर, मैं ज़रा मिस कर गया। आपने क्या कहा यहाँ पे? ये हेट्रोसीडेसिटी, इस पे मैं आप कुछ ऐड करना चाहें, ये जो चैनल जाता है। इसमें हमने ना अपने वेरिएंस, यानी कि जब आपका डाटे में कितना फैलाव है, या जब आप डाटे की ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग चेक कर रहे होते हैं कि टेस्टिंग में सही गया है, ओ सॉरी, ट्रेनिंग में सही गया है लेकिन टेस्टिंग में सही नहीं चला, और वो कर गया है, ओवरफिट कर गया है। तो इसी तरह इसमें आप पहले अपने डाटे की वेरिएंस चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं कि आपके डाटे का फैलाव, और उसका दूसरा क्या कहते हैं, एक पॉइंट होता है, अब जेन में नहीं आ रहा। ठीक है, जी जी। वो एक चीज पॉइंट चेक करते हैं, एक अजम्पशन खुद से लगाते हैं या खुद एक स्टैटिकल मेथड से चेक करते हैं कि उसकी हिट्रोसेंडिसिटी कितनी अच्छी आई है। ठीक है, यानी कि इसमें डाटे का आप सिंपली फैलाव ही देखते हैं वेरिएंस के हिसाब से, और रेजिडुअल्स उसमें चेक करते हैं। जो आप चार्ट में देखेंगे ना, कि चार्ट में रेजिडुअल एरर कितना आ रहा है, एरर का और रेजिडुअल वेरिएंस का आपने बना लेना है रिलेशन के, इसमें मेरा रेजिडुअल एरर आ रहा है और वो एरर कितना फैला हुआ है, कितना ज्यादा है या कम है, इस लिहाज से है। जी सर, उस्मान खान जदून, आपका हैंड रेज है, आप कुछ हाँ, ऐड करना चाहें? एग्जैक्टली वो जो उन्होंने लास्ट में बात की है ना, बेसिकली आप रेजिडुअल्स को ड्रा करते हैं। जब आप मशीन लर्निंग मॉडल में किसी भी कोई मॉडल आपने तैयार कर लिया, फिर आप उसकी दोनों प्रेडिक्टेड वैल्यू और जो उसकी रियल वैल्यूज हैं, उनकी दरमियान जो रेजिडुअल आता है, आप इससे पहले जो वो देखते ना, जब आपने एमएससी वगैरह ये चीज़ें पढ़ाई हैं, उसमें अगर आप रेजिडुअल्स का भी बता देते कि रेजिडुअल्स क्या चीज़ होती है। बेसिकली रेजिडुअल जो जी होता मैंने है वो बताया ऊपर। डिफरेंस होता है, हाँ वो मॉडुलस होता है, जी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरर जो होती है। तो उनको वो देखते हैं कि वो क्या आइदर वो स्ट्रेट आ रही है लाइन, या वो सारे पॉइंट्स एक जगह पे जमा हो रहे हैं, या फिर ये है कि वो कौन शेप बना रहे हैं। अगर कौन शेप बना रहे हैं तो ये हेट्रोसिडेस्टिसिटी होती है, और अगर वो लाइन में परफेक्टली आ रहे हैं तो वो होमोसिडेस्टिसिटी होती है। और ऑटो कोरिलेशन, कि वो जो रेजिडुअल्स हैं वो आपस में कितने कोरिलेटेड हैं। ठीक है। इस मेरे जहन में एक इसकी एग्जांपल आई थी हेट्रोस्टेसिटी की। फर्ज करें कि जैसे उन्होंने कहा था कि हमने लाइन ड्रा करनी होती है, फर्ज करें कि एक लो इनकम है, तो इससे मतलब यह है कि स्मॉल एरर्स या स्मॉल रेजिडुअल। ठीक है, हाई इनकम है तो लार्ज एरर। ठीक है। इसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी हमारे पास हम यूज करते हैं, जैसे अभी सर ने बात की थी लॉग ट्रांसफॉर्मेशंस की और वेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स की। ये कुछ मेथड से जो कि हम इसको ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं। ऑटो कोरिलेशन को बताया कि रेजिडुअल जो है ना एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड है। सर मुझे नेक्स्ट। बात जी जी। सुनिएगा सर, मुझे 4 मिनट देंगे, मैं इन सब का एक एक लाइन में ना विद एग्जाम्पल के साथ दोबारा एक ओवरव्यू दूंगा। अ, तो मल्टी कोलिएनरेट, सॉरी अब इसका वर्ड ऐसा ही है कुछ, मल्टी कोलिएनरिटी, ठीक है, या इसमें मल्टी का मतलब है आपके एक से ज्यादा, जी। कोलिएनरिटी का मतलब है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, वो आपस में कितने कोरिलेट हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका पॉइंट। अब वर्ड को भी ध्यान से सुनिएगा, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने कोरिलेट हो रहे हैं, ये मल्टी कोलिनेरिटी है। दूसरा है बिल्कुल ओवरफिट और ऐसे। अंडरफिट। ठीक है, ओवरफिट आपका मॉडल तब होगा जब ट्रेनिंग में आपका मॉडल अच्छा चल रहा है, और जब टेस्ट किया वो मॉडल बिल्कुल ही खराब हो गया, चला ही नहीं, अच्छा रिजल्ट ही नहीं दिया, एम्प्टी कर गया वो। ठीक है, जीरो उसने रिजल्ट शो कर दिए। और अंडरफिट तब होगा जब मॉडल सिंपल था, लेकिन वो टेस्टिंग में अच्छा चल गया लेकिन ट्रेनिंग में वो गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, टेस्टिंग में उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया, अंडरफिट ऐसा है, सिंपल हो वो मॉडल वो।
आउटलायर्स ये लास्ट भी आपको पिछले भी सेशंस में दिखाया होगा कि जो आपके दूसरा बॉक्स होता है एक बॉक्स प्लॉट, उसमें होता है दरमियान में, मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। ड्रा, मेरे पास एनोटेशन सर नहीं है, वो आप तब तक मुझे दे दीजिएगा अलाउ। उसमें क्या होता है कि आप एक बॉक्स ड्रा करते हैं, बॉक्स के एक तरफ होती है, हाँ जी ऐसा बिल्कुल, दरमियान में जो लाइन होती है ये होती है मीडियन, और जो ऊपर वाली लाइन होती है ये होती है IQR की 75 परसेंटाइल, नीचे वाली जो लाइन होती है ये 25 परसेंटाइल, और जो लाइन ऊपर वाली लाइन, अब जो ऊपर 0 0 बना रहे हैं ना सर, इसका मतलब ये 75 बाहर चले गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम से बाहर चले गए हैं, ये आउटलायर्स हैं। और जो नीचे आ जाएंगे वो दूसरे आउटलायर्स हैं। ये आउटलायर्स को हमने डिटेक्ट करना होता है, जैसे कि सर उस्मान ने लास्ट अपने प्रोजेक्ट में वायलेंट चार्ट दिखाया था और 3 कॉलम्स के अंदर वायलेंट चार्ट को बेहतर बनाया था, तो वो आउटलायर्स को उन्होंने डिटेक्ट करके बेहतर करके अपने मॉडल्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो काम किया था। ऐसा होता है बाज़ का, ऐसा होता है हमने आउटलायर ठीक नहीं करने होते हैं, हमने कॉलम बिल्कुल ही ड्रॉप कर देना होता है। वो डिपेंड करता है आप किस पे काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नॉन लिनियरिटी पे। इसमें रिलेशन होगा आपके फीचर्स का, जो फीचर्स जैसे कि आप प्राइस है, आपके हाउस प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और उसमें फीचर्स आपके घर के लोकेशन है, घर के मंजिल कितनी है, उसमें बाथरूम कितने हैं, और उसमें रोशनदान है नहीं है, उसमें बेडरूम्स कितने हैं, ऐसा कुछ। और टारगेट आपकी प्राइस होगी। अगर तो वो अगर फेल कब करेगा, जब उसमें अच्छा कोई रिलेशन बन ही ना रहो, आपने फीचर्स ही अच्छे सही पुट लिए ही ना हो, और वो आपको प्राइस भी ठीक नहीं देगा, तो वो लीनियर एक बनेगी नहीं लाइन, ठीक है। हिट्रोसेडेसी यही थी कि आपने जब चेक करना है अपना रेजिड्यूल के साथ वेरिएंस, रेजिड्यूल वो है जिसमें आप एरर चेक कर रहे हैं, आपके मॉडल में एरर्स कितने परसेंटेज आया है, जो आप पीछे 4 इवेल्युएशन मैट्रिसेस लगा रहे हैं लीनियर के ऊपर, वो ही बताएंगे आपको आपके पास कितने एरर्स आ रहे हैं। फिर उसकी वेरिएंस के आपका फैलाव कितना है, वो खुद से मिला हुआ है या किसी और से मिल के कर रहा है। ऑटो कोरिलेशन ये होगा कि जो रेजिड्यूल आपका एरिया होगा या रेजिड्यूल आपकी चीज़ें होंगी, वो खुद से कोरिलेट कर रही हैं, तो वो कितना आपको गलत यानी कि कर गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो वो कोरिलेशन जब ज़्यादा हो जाएगा, रेजिड्यूल ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपस में कोरिलेट करेगा। तो ये 6 जो पॉइंट्स ऊपर वाले हैं, ये आपस में बाज़ इंटरेक्ट भी करते हैं और बाज़ नहीं करते। इंटरेक्ट ऐसे करेंगे, आपके डाटा जो होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी गेम आपके डाटे पे होगी, और जितना आपको अंडरस्टैंड अपने डाटे पे होगा, वैसे ही आप अपने सारे के स्टेप्स और सारे के सारे फॉलोअप्स लेते जाएंगे। और लास्ट ये 7 फीचर स्केलिंग का, जब आपको पता होगा कि मेरे डाटा में कौन सा कॉलम मैंने कैटेगरिकल को न्यूमेरिकल में चेंज करना है, तो मुझे वन हॉट इनकोडिंग लगानी चाहिए, लेबल इनकोडिंग लगानी चाहिए, या मैपिंग करनी चाहिए। तो ये फीचर स्केलिंग आप अपने डिसीजन पे करोगे, ना कि कोई सजेशन करेगा, या GPT से भी पूछ लेंगे तो वो भी आपको बेस्ट एडवाइस करेगा। तो एडवाइस से ही है ये चीज़ें सारी। जी सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें अब। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स जो है ना इनपुट किए हैं, और आपने ये फीचर्स के लिए फीचर इंजीनियरिंग ये भी कवर करा दिए। तो सर ने जैसे बताया कि हमारे पास जो रॉ डाटा होता है हमें उसको इम्प्रूव करना होता है, उसकी क्लीनिंग भी करनी होती है, उसको इनकोडिंग उसके फीचर्स इंप्रूव करने होते हैं। ठीक है, उसको पे हमने ये देखना होता है कि स्केलिंग करनी है, नॉर्मलाइजेशन करनी है, ताकि हमारे फीचर्स जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव हो सकें और हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये फीचर इंजीनियरिंग को लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से हमने कवर कराया था। तो यहाँ पे सिर्फ इसका ओवरव्यू के हमने फीचर्स को इम्प्रूव से इम्प्रूव करना है ताकि मॉडल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट अब हम कोड की तरफ चलते हैं, ये कुछ उसके स्टेप्स हैं जो कि हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे।
जी, तो आज जो हमने लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ा है उसकी ही ये इम्प्लीमेंटेशन है। लास्ट लेक्चर में सर ने ये भी बताया था, आपने भी बताया कि ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी हैं, जो कि हम हर मॉडल को ट्रेन करने से पहले, बनाने से पहले ये इंपोर्ट करेंगे। पांडास मतलब मैनिपुलेशन करने के लिए मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न या एक और थी प्लॉटलिब, ये जो है विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। sklearn से हमने मॉडल सिलेक्शन करनी होती है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हमने ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्ट सेट को स्प्लिट करना होता है, ये उसके लिए हमने यूज किया। फिर हमने लीनियर मॉडल, जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है उसको हमने इंपोर्ट किया। हमारे पास डाटा सेट था सैंपल, जो कि मैंने लेक्चर 2 की फाइल में पहले से ही जो है ना गूगल शीट में ये अवेलेबल किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आज के लेक्चर में मैं दोबारा ये ऐड कर दूंगा। इस कोड से हमने वो डाटा सेट लोड किया सिंपली। देन हमने उस डाटा सेट को देखना है कि उसमें था क्या। हेड की कमांड से हमने देखा कि फर्स्ट उसके 5 कॉलम और रोज में क्या है, डाटा किस टाइप का। ठीक है, फिर हमने देखा कि उसमें कॉलम के नाम कौन कौन से हैं, ये कुछ कॉलम थे। ये रीनेम फॉर क्लैरिटी, ये सिर्फ हमने अपनी वो क्लैरिटी के लिए जो है ये कमांड लिखी है कि हमने जो हमारे पास कॉलम्स के नाम थे वो इस तरह आ जाए। ये फर्ज करें कि कॉलम्स के नेम में एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, ठीक है, उसको डील करने यहाँ पे सिंपली मैंने मेथड लगा दिया कि मैंने रीनेम कर दिया कि इस नेम से जो है ना हमारे कॉलम को। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे कमेंट्स है, इससे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होती तो हमें पहले उस स्पेस को रिमूव करना पड़ता। इससे रीनेम से यही हुआ कि इसमें क्योंकि स्पेस नहीं है तो ये रीनेम एक्चुअल हमारे पास नाम आ गया। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ जो है ना, जैसे कि आईडी है हमारे पास, ये कॉलम है, हमने इसको रिमूव करना है, ठीक है, तो हमने वो रिमूव कर लिया क्योंकि ये हमारे पास, जैसे हमने देखा था ना कि ऑफिस का कलर वो यूजफुल नहीं था, इसी तरह ये हमारे मॉडल के लिए यूजफुल नहीं था, इसलिए हमने आईडी को रिमूव कर लिया। और कुछ न्यूमेरिक कॉलम जिनकी डाटा टाइप इंटीजर और फ्लोट थी, ठीक है, उनको भी हमने देख लिया कि एज और सैलरी। अब आती है बात के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हमारे पास एज इंडिपेंडेंट हो गया, और वाई जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल कि एज की बेस पे हमने सैलरी को प्रिडिक्ट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास जो डाटा था उसमें ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट करना होता है हमें। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक उसकी भी स्प्लिटिंग होगी कि ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग के लिए हमने कुछ पार्ट्स जो है ना वो स्प्लिट कर दिए, यूज करने हैं हमें। इसमें ये 0.3, कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट कितना बनेगा, क्या रेशियो बनेगी, और टेस्टिंग सेट की क्या रेशियो बनेगी। सर 30/70 की बनेगी। जी बिल्कुल, 0.3 का मतलब ये है कि 30% जो हमारा डाटा है वो हम टेस्ट पर्पज के लिए यूज करेंगे, टेस्टिंग डाटा है, और जो 70% है वो हमारे पास ट्रेनिंग पर्पज के लिए। नेक्स्ट हमने मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जो हमने ऊपर से इंपोर्ट किया था लीनियर रिग्रेशन का, फिर उसको हमने फिट करना है। अगर ये फिट का ये जो मेथड है या फंक्शन है, अगर इसको हम यूज ना करें, इसको खाली इंपोर्ट कर दें, तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। हमने उसको फिट भी करना होता है। वो जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, ये वैसे समझ लें कि फिट कर रहे हैं हम इसी मॉडल में। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि हमने उसको प्रिडिक्ट भी करना कि टेस्ट डेटा पे वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अननोन वैल्यूज पे वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये कुछ कल सर ने अच्छे से विजुअलाइजेशन ईडीए कवर कराया था कि हमने ये एक ग्राफ प्लॉट किए हैं, ये स्कैटर प्लॉट, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ठीक है।
कलर हमने ब्लू दिया है। लेबल, ये जो हम एक्चुअल डाटा यहाँ पे हम लिखना चाहते थे, ये ये हमारे पास लेबल आ गया। फिर हमने प्लॉट करा लिया। ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन, ये इसी हमारे एल्गोरिदम को शो करा रही है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, हम कहाँ पे बेस्ट फिट लाइन ड्रा करें जो कि उनके क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट हो, और जो हमारे पास एस एस ई था, सम स्क्वायर एरर, वो मिनिमाइज से मिनिमाइज हो। अब हमने उसके इंटरसेप्ट और स्लोप का एक जो हमने देखे थे, एक इक्वेशन देखी थी, एम एक्स और प्लस बी, जो इंटरसेप्ट था, फिर हमने वो चेक किया कि उसका इंटरसेप्ट कितना आ रहा है और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट ये आप इस पे डिपेंड कर रही हैं कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट करें प्राइसेस, घर का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से प्रिडिक्शन से प्राइस भी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो फिर हम देखते हैं कि दूसरी वैल्यू पे कितना एक जो है ना अफेक्ट हो रहा है। लास्ट स्टेप स्टेप के हमने न्यू डाटा पे अपने मॉडल को प्रिडिक्ट कराना है कि वो कैसे परफॉर्म करता है। एक तरह से हमने इनपुट ले ली, ये सीरीज, ठीक है, ये एज की या एक से समझने की लिस्ट ले ली हमने। फिर हमारा मॉडल कोई ये बता सकता है कि यहाँ पे मैंने एक जिप, ये चीज मैंने यूज की है, यहाँ मेथड यूज किया है या फंक्शन यूज किया है, ये क्यों यूज किया है, किसी को आइडिया है इसका? कि हमारे पास ये इनपुट थी सीरीज में, ठीक है, फिर हमने प्रिडिक्शन करानी है इस इनपुट की बेस पे कि जो हमारे पास एज है उसकी हिसाब से उसकी प्रिडिक्टेड सैलरी कितनी बनेगी। तो ये उसके लिए मैंने एक जिप फंक्शन यूज किया है। तो यहाँ पे कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है कि ये जिप फंक्शन क्यों यूज किया पाइथन में? आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ये इसकी आउटपुट देखने से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्यों लगाया हुआ है। ये चीज तो हमने इनपुट दे दी, ये क्यों लगाया होगा, ये आप देख सकते हैं। आउटपुट से ही आइडिया लगा लें आप। एनीवन, किसी को आइडिया है? लेकिन सेशन को इंटरेक्टिव, ये सेशन हमारा सिर्फ एक टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आता होता, ना हम कोई टीचर है। ये मकसद ही हमारा यही होता है कि हम एक दूसरे से कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई पॉइंट्स सीख सकें। ये एक ग्रुप लर्निंग होती है। तो आप लोग, चाहे सही भी नहीं आता ना, दूसरे बंदे को आता होगा, एक पॉइंट और बंदे को आता होगा, तो वो इस तरह हमारी अच्छी लर्निंग हो जाती है। कोई ऐड करना चाहे यहाँ पे? ये कंप्रेशन के लिए यूज़ किया होगा, जिप जो है, क्योंकि वो जिप फाइल जो होती है कंप्रेस करने के लिए हम बनाते हैं, तो उस तरह से हमने ये स्टोर करने के लिए किसी फाइल में, तो ये हम अपने रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं आई गेस। गुड गैस, बट आपको करेक्ट थोड़ा सा कर दूं। वैसे जैसे जनरल बात आपने बोली है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जी अब जी, सर ने हम बहुत कर रहे हैं। अच्छा पॉइंट, हम्म। अच्छा पॉइंट नोट किया, क्योंकि जिप से यही चीज हम देखते हैं कि कोई चीज हमने कंप्रेस करनी है, कोई जिप हाँ फाइल बनानी जनरल। है। हाँ जनरल अच्छा क्वेश्चन आंसर था उनका। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज में एक्सपेंड कर दूं। हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर जिप एक है ऑब्जेक्ट वो या मेथड है। और मेथड के अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक है हमारा न्यू एज का और एक है हमारा न्यू सैलरीज का। ठीक है। और पीछे आप देखेंगे ना, फोर लूप में दो ही एज और सैलरी, दो न्यू वेरिएबल दिए हुए हैं। तो जब आप जिप का या इनोमिनेटर का यूज करेंगे ना, तो आपको दो दो वैल्यू पैरामीटर्स और दो वैल्यूज ही, वेरिएबल्स ही लेके चलने पड़ेंगे पाइथन में। ये क्या करेंगे कि पहली आपकी न्यू चीज उठाएगा और दूसरी में ऐड कर देगा, यानी कि एक एम्प्टी लिस्ट होगी और पीछे वाली एक
पुरानी आपके काम वाली होगी जिसमें से आप यूज़ करो। तो क्या हो रहा है, जो न्यू है ऊपर देखेंगे जो लाइन 1 है, वो एक लिस्ट है पूरी की पूरी। उस लिस्ट के अंदर, बल्कि एक डिक्शनरी है सॉरी, वो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज की एक वैल्यू उठाएगा और वो न्यू सैलरीज में दे देगा। और वो हम एक डिक्शनरी को एक्सेस करें तो इसलिए हम जिप उठा रहे हैं, क्योंकि डिक्शनरी में क्या है, एक की है और एक उसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं। बाकी ये बड़ा अच्छा आपने ऐड किया है, जिप एज अ जनरल वैल्यूज में हम उसको जिप कर रहे हैं, हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब इसी वर्ड को आप उलट समझ ले कि हम यहाँ पर उसको अनकंप्रेस कर रहे हैं। जो हमने ऊपर वैल्यू या डिक्शनरी में सेव की हुई है, हम उसको अनडिक्श कर रहे हैं, और उसके हर एक आइटम या हर एक वैल्यू को न्यू चीज़ में डाल के, झंझोड़ के, या उसको तोड़ मरोड़ के अपने मॉडल को दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, और मॉडल हमें आउटपुट दे। ठीक है। बाकी वेल गुड, आपने ऐड करके हमारे लिए बड़ी आसानी की। और ऐसे ही अगर बाज़ बात, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी थोड़े ना गलत आंसर दूं, ताकि आपको भी ये फील हो कि भाई एनीवन इज नॉट परफेक्ट हेयर, सो फील फ्री टू जी। पार्टिसिपेट। ओके। तो अच्छा जी सॉरी, मैं भी ये कुछ। एक जी जी एक सर। क्वेश्चन था। ये जो न्यू सैलरीज है इसमें हम क्या सेव करवा रहे हैं? ये जो मॉडल जैसे डॉट अब प्रेडिक्ट से बहुत अच्छा आ रहा है। क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो देखो। अब ये देखें कि हमारे पास हमने बात की थी कि हमने कुछ चीज किसी चीज की बेस पे, एक था डिपेंडेंट वेरिएबल, एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको मैंने बताया था। तो फिर आप ऊपर हमने क्या किया था कि ये देखें यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और वाई जो है वो डिपेंडेंट। इसको सही आसान है। अल्फाज में ये कहूँ कि एक्स की बेस पे, एक्स ऐसे समझ लें कि इनपुट है, और जी वाई जी, हमारे जो हमने प्रिडिक्ट करनी है चीज। सही है। हमने एज की, हमारे पास यूजर फर्ज करें एज देगा, और हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करके बताएगा कि उसके एज के हिसाब से उसकी सैलरी क्या हो। सही है। अगेन क्योंकि ये लीनियर पे है, लीनियर रिग्रेशन, इसलिए हमने एक इनपुट और एक आउटपुट प्रिडिक्ट करा रहे हैं। जी जी, अगर ये सही है, मल्टीपल आगे में समझ। आती तो काफी सारे जो है ना इसमें इनपुट्स आ सकते थे, उसका एक्सपीरियंस आ गया, उसकी इसमें एज मतलब होगी, एक उसकी ही स्किल्स फीचर आ है गई। जो हम ले रहे जी हैं। जी, क्योंकि लीनियर सही है। रिग्रेशन का मतलब ही नहीं होता है, तो इसको सिंपल हमने कोड यही लिखा है कि एज की बेस पे हमने सैलरी को प्रिडिक्ट कराना। सही है। जी, तो यहाँ पे ये देखिए मॉडल प्रिडिक्ट न्यू एजेस की बेस पे हमारे जो न्यू सैलरीज बनेगी, और जिप का जहाँ तक मुझे इसकी आउटपुट देखने से मुझे समझ आ रही है कि ये देखें कि जो एज है ना, अगर 25 है यहाँ पे इस इंडेक्स पे, तो जो हमारे पास प्रिडिक्ट करके बताए वो इसके सामने ही आए। फर्ज करें कि ये उसने प्रिडिक्ट की, तो पहले इसकी जो सैलरी उसने प्रिडिक्ट की, ये सैलरी प्रिडिक्ट, तो ये वो एज 30 वाले को भी दे सकता था, एज 45 वाले को ये सैलरी दे सकता था, लेकिन उसने नहीं किया हमारे मॉडल। तो जिप का जो यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जो हमारे पास इधर इनपुट की बेस है, उसकी सामने उसकी बेस पे जो है ना हमने सैलरी दी। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट इसका समझ आया था जिप का। बेसिकली सर जो है वो 1 to 1 मैपिंग बना रहे हैं ना, बेसिकली जी की जी वैल्यू बिल्कुल बेस बना रहे बिल्कुल। हैं। जी ठीक है। जी बिल्कुल सही बिल्कुल। है। सही है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो कोई और इनपुट ऐड करना चाहे, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, एंड थैंक यू सो मच सबका कि आप लोग सेशन में आते हैं, इंटरेक्टिव बनाते हैं, खास तौर पे सर उस्मान खान जैदों। थैंक्स। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। एनीवेज, सिर्फ ये बताना था, पूछना भी था कि जिस तरह आपने ये ऑप्टिमाइजेशन की जो वो बताई हैं, क्या कहते हैं, एसएससीज, तो उसके साथ में आप ग्रेडियंट डिसेंट्स भी इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट उसमें, या अभी? क्योंकि मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो ये है कि जब साइकिट लाइन हम यूज़ करते हैं ना, तो
उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैट्रिक वो यूज़ की जाती हैं वो तो ग्रेडियंट डिसेंट्स है या स्टोकेस्टिक है या मिनी बैच है। तो अगर उसका भी साथ में ऐड कर देते तो उसका भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाता कि बेसिकली हाउ साइकिट लर्निंग इज वर्किंग एज वेल। जी सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में, कल हमने लॉजिस्टिक रेग्रेशन का टॉपिक कवर करना है, तो उसमें जो है ना हम कोशिश करेंगे कि ये भी ऐड करें। हाँ श्योर। जी सर, आप अगेन थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हैं कि आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं सर, उस्मान नहीं आप नहीं, थोड़ा बोले सा। बोले बोले। जी जी। जी जी। कुछ पॉइंट्स आप जो बता रही हैं जो एक्स्ट्रा हमने ऐड करने हैं, वो मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट ऐड करने चाहिए? आप यहाँ पे पहले ये वो कर लेना कि ग्राफिकली हम रेजिजुअल किस तरह से काउंट करते हैं, वो उनको किस तरह से मेजर किया जाता है। कि जब हम्म। हमारे पास रेजिजुअल मेजर होंगे ना, फिर इनको जो जियोग्राफिकली, सॉरी नॉट जियोग्राफिकली, ग्राफिकली हाउ एब्सोल्यूट एरर इज बीइंग मेजर्ड, देन हाउ जो स्क्वेयर्ड एरर है वो किस तरह मेजर किया जाता है, और इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर वो थैंक मेरे ख्याल में अगर आप कर सकते हैं तो वो उसमें लाजमी ऐड करिए, क्योंकि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जी जी। एक बहुत ज़्यादा मतलब कि इजीली अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि ये बेसिकली एरर्स किस तरह होती हैं, हम उनको किस तरह से मेजर करते हैं, फिर उनकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाती है। बेसिकली ये सारा काम जो है, ये डिफरेंट जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, ये बेसिकली वर्क ही इस बेस पे कर रहे हैं कि हम इसका एरर किस तरह से मेजर कर रहे हैं। बाकी उनकी इंटेंशंस किसी हद तक सेम ही रहती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स में सेम रहेंगी, व्हाट्सएवर यू आर गोइंग टू गो फॉर एनी एल्गोरिथम। सो जस्ट ये चीज़ अगर आप अप्लाई कर लें, उसके साथ में ग्रेडियंट डिसेंट्स और उसकी जो आगे टाइप्स हैं वो ऐड कर दें, आई थिंक दैट वुड बी मच मोर बेटर। जी सर, मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ये चीजें कवर कर दूंगा। श्योर श्योर, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच सर। एनीवन एल्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, या कोई सजेशन है, वरना हमारा सेशन का टाइम एंड होने लगा है। अगेन सर उस्मान, थैंक यू सो मच। आपके आने से हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और क्योंकि हम अभी बिगिनर लेवल पे हैं, छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आप जैसे जैसे पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं तो ये भी चीज़ें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर करूंगा कल के लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ।